लास्ट क्लास में बच्चों हमने पेडिग्री एनालिसिस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इसमें अब अगला जो पार्ट हम समझने जा रहे हैं और वो है अच्छा, एक थोड़ा सा पार्ट वो बच गया था पहले। लास्ट क्लास में हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। और सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक में हमने ड्रोसोफिला का केस समझ रहे थे। ड्रोसोफिला के केस में मैंने आपको बताया था कि मेल और फीमेल का जो डिसीजन होता है ये बच्चों एक्स बाय ए की वैल्यू से किया जाता है कि एक्स बाय ए की वैल्यू क्या आती है। अगर एक्स बाय ए की वैल्यू 1 आ जाए तो मेल, 0.5 आ जाए तो, अगर बच्चों 1 आ जाए तो वो फीमेल है और 0.5 आ जाए तो वो मेल है। अगर 1 से ज्यादा हो तो सुपर फीमेल, 0.5 से कम तो सुपर मेल और बीच की वैल्यू हो तो इंटरसेक्स। ये हमने सीखा था कि किस तरह से यहाँ पर एक्स बाय ए की वैल्यू से हम आंसर देते हैं। अब बच्चों इसमें ड्रोसोफिला में एक केस कई बार वो कैरियोटाइप बना के पूछते हैं। कैरियोटाइप से मेरा मतलब ये है कि हम ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम को अरेंज करें। ड्रोसोफिला में टोटल 8 क्रोमोसोम है, जैसे क्रोमोसोम 1 1, ये 2 2 और ये क्रोमोसोम 3 3। ये बच्चों यहाँ पर तो हो गए ऑटोसोम, और बचे हुए जो 2 क्रोमोसोम है वो 2 क्रोमोसोम कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई है, ये तो है ऑटोसोम और ये सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, यहाँ पर बताइए कितने सेट है? 2 ही सेट है। ये पूरा मिला के क्या एक सेट है और ये एक सेट है। अब इनको जब आप लोग यहाँ कैरियोटाइप बना के लिखते हो तो इसको लिखते टाइम जैसे ये 1 मैंने लिखा, ये 2 यहाँ लिखा और ये 3 यहाँ लिखा। बिल्कुल ध्यान सुन लेना, ये 1 2 3 मैंने लिख दिया। अब बच्चों इसमें ये अगले वाले 1 2 3 को लिखोगे, ये वाला तो ये वाला 1 यहाँ लिखेंगे, ये वाला 2 यहाँ लिखेंगे, ये वाला 3 यहाँ लिखेंगे। मतलब ये जो ब्लू कलर से बनाया ये एक सेट है, जो रेड कलर से बनाया ये दूसरा सेट है। बताओ यहाँ कितने सेट है? 2 या 3? तो गलती यहीं पे होती है बच्चों से। यहाँ पे बच्चों बस 2 ही सेट है, ये एक सेट, ये एक सेट चल रहा है। ये ब्लू का एक सेट है और रेड का एक सेट है। इसको ध्यान रखने का तरीका ये बात, ऐसे 2 लाइनें गिन लो, 2 लाइनें मतलब 2 सेट है। अब ये जो लिखे हैं ये तो सारे ऑटोसोम है। जब आप यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम को लिखोगे तो सेक्स क्रोमोसोम हमेशा नीचे लिखे जाए। यहाँ पे बच्चों अगर एक सीधी लाइन खींच दी जाए तो ये एक्स को इंडिकेट करता है, और अगर इसे बेंड करके बना दिया जाए तो वो वाई को इंडिकेट करता है। मतलब एक्स क्रोमोसोम को सीधी लाइन से वाई को बेंड करके बना देते हैं। लिखा नहीं जाएगा, पहचानना पड़ेगा। अब बच्चों इसमें अगर मैं आपसे कहूं एक्स बाय ए की वैल्यू निकालो, क्या निकाल सकते हो? सबसे पहले बताओ एक्स कितने हैं? एक ही एक्स है। बताओ ऑटोसोम के सेट 2, एक सेट ये एक सेट ये, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो क्या ये मेल बन जाएगा? अच्छा, ये मेल फर्टाइल या स्टेराइल कैसे पता किया? हाँ, वाई क्रोमोसोम दिख रहा है, इसका मतलब ये फर्टाइल होगा। तो ये बच्चों मेल बनेगा और ये फर्टाइल मेल बनेगा। अब एक केस आप अपने मॉड्यूल में या कहीं भी आप बना लीजिएगा और इसका आंसर मुझे देना कि ये क्या बनेगा। सोल्व करो। हाँ, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बना लो बस, उसमें एक्स बाय ए की वैल्यू बताओ, मेल फीमेल। हाँ, कितने एक्स क्रोमोसोम है? 2। ऑटोसोम के सेट या 3, 1 2 3? नहीं, 1 2, तो 2/2 इक्वल टू 1, और 1 है मतलब ये फीमेल है। ये बच्चों यहाँ पर फीमेल है। एक केस और ले लेते हैं। इस बार मैंने क्या किया, यहाँ ऐसे लाइनें बना दी। अब सोल्व करो। कई बार ऐसे ने बना के ऐसे भी बना सकते हो। हाँ, एक्स बाय ए की वैल्यू निकाले। बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। एक्स की वैल्यू 2 आ गई। ऑटोसोम के सेट 3 लाइन है मतलब 3 है, तो 2/3 इज इक्वल टू 0.66, और 0.66 मतलब इंटरसेक्स। तो ये इंटरसेक्स का केस है। क्या इस तरह के केसेस बना सकते हैं? तो यहाँ पे बच्चों ये इंटरसेक्स का केस होगा, इस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो ड्रोसोफिला में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है। ऐसे कैरियोटाइप देके आपसे पूछेंगे कि वो मेल है फीमेल है, तो एक क्वेश्चन की वैरायटी ये भी रहती है।
साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स आइडेंटिफिकेशन। इसे बच्चों हम बार बॉडी कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम डोसेज कंपनसेशन के नाम से भी लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी, आप लोग सभी जानते हैं कि मेल में एक तो एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है, लेकिन फीमेल में दोनों ही क्रोमोसोम एक्स और एक्स होता है, दोनों ही यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम है। एक बात आप मुझे बताइएगा, मेल का एक्स और फीमेल का एक्स अलग होता है या सेम? सेम, दोनों में एक्स क्रोमोसोम सेम ही। यहाँ पे बच्चों एक जीन मैंने ले ली, एक दो तीन जीन ले ली, यहाँ पर भी उसी पे भी 3 जीन होगी, तो यहाँ पर भी सेम वही 3 जीन होगी। अब यहाँ पर अगर हम प्रोटीन बनाए, ध्यान से देखिएगा, इस जीन से आरएनए बना, प्रोटीन बना, इस प्रोटीन को मैं P1, इसको मैं P2, इसको मैं P3 कह देता हूं, ऐसे 3 प्रोटीन बने। इधर से भी प्रोटीन बनाए तो ये बनेगा P1, ये बनेगा P2 और ये बनेगा P3, ऐसे यहाँ पर 3 प्रोटीन बने। इधर से भी 3 प्रोटीन, इधर से भी 3 प्रोटीन, बताओ टोटल कितने बने? 6। मतलब टोटल प्रोटीन का जो डोज आया एक्स के रिस्पेक्ट में मान लीजिए 6 आया। यहां पर लेते हैं, इधर बच्चों ये प्रोटीन 1 बना, ये प्रोटीन 2 बना और ये प्रोटीन 3 बना। यहां पर जो प्रोटीन आपको देखने को मिले वो 3 ही बने। बताइए मेल और फीमेल में से कहां पर प्रोटीन का डोज ज्यादा है? क्या फीमेल में 6 प्रोटीन बने और मेल में 3? तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम समझे तो एक्स के रिस्पेक्ट में फीमेल में प्रोटीन का डोज ज्यादा है। अब दोनों में प्रोटीन का डोज बराबर बराबर करना है, 3-3 ही करना है। तो इसके लिए किया क्या जाता है कि जो फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम, इसके ऊपर काफी ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन जोड़ दिया जाता है। जब बहुत ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन जोड़ दिया गया तो हिस्टोन ज्यादा जुड़ने की वजह से ये एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है, मतलब इससे अब ये प्रोटीन नहीं बन पाते। और ये जो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है, इसी इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम का नाम दिया जाता है बार बॉडी। इसी को बार बॉडी का नाम दिया गया। और बार बॉडी बनाने से फायदा ये हुआ कि यहां पर भी 3 प्रोटीन और यहां पर भी 3 प्रोटीन, क्या दोनों में प्रोटीन का डोज इक्वल आ गया? तो मेल फीमेल में प्रोटीन का डोज कंपनसेट करने के लिए, बराबर प्रोटीन बनाने के लिए, फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव किया जाता है, और जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हुआ उसी का नाम बार बॉडी। अब बात आती है इन दोनों एक्स में से कौन सा एक्स इनएक्टिव होगा? तो ये बच्चों एक रैंडम प्रोसेस है, कोई भी हो सकता है। मतलब बार बॉडी जो बनती है ये रैंडमली बनती है, दोनों एक्स में से कोई भी एक्स यहाँ पर रैंडमली इनएक्टिव हो सकता है। कुछ सेल में हो सकता है ये एक्स इनएक्टिव होगा, कुछ सेल में ये एक्स भी इनएक्टिव हो सकता है। अलग अलग सेल से तो अलग अलग सेल्स में अलग अलग एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होगा, लेकिन एक इनएक्टिव मिलेगा। ये जो इनएक्टिवेशन होता है ये टेम्परेरी बेसिस का, ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी कहने का मतलब मेरा ये है कि जब जरूरत पड़ेगी तो इसे वापस एक्टिव भी करेंगे। ऐसा नहीं कि ये हमेशा के लिए इनएक्टिव हो गया, जरूरत पड़ी तो इसको वापस एक्टिव भी किया जा सकता है। मतलब ये टेम्परेरी बेसिस का इनएक्टिवेशन। ये जो बार बॉडी होती है इसी को एक तरह से कहा जाता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ये एक फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है। हेट्रोक्रोमेटिन बच्चों इसलिए कहा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हिस्टोन लगा दिया तो यहाँ टाइट पैकेजिंग हो। अगर बहुत ज्यादा टाइट पैकेजिंग हो तो उसको कहा जाता है हेट्रोक्रोमेटिन। दो तरह के क्रोमेटिन जानते हैं आप लोग, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। लूज पैकिंग तो और टाइट पैकिंग तो। यहां पैकिंग टाइट कर दी मतलब ये हेट्रोक्रोमेटिन, लेकिन खास बात ये हमेशा टाइट नहीं रहेगा, जरूरत पड़ने पर इसकी पैकिंग को लूज भी कर सकते हैं। ये टेम्परेरी है तो इसीलिए इसको लिखा गया फैकल्टेटिव, की जरूरत पड़ने पर ये वापस यूक्रोमेटिन में चेंज हो सकता है। ये फैकल्टेटिव नेचर का है, इसीलिए बच्चों इसको फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। एक बार फिर से पूछता हूं, फीमेल में कितने एक्स हैं? 2। क्या दोनों इनएक्टिव है? क्या एक इनएक्टिव है? कौन सा? कोई सा भी। क्या रैंडम है? परमानेंट है? क्या टेम्परेरी है? तो टेम्परेरी बेसिस का इनएक्टिवेशन है, उसी को कहा जाता है बार बॉडी। अब बात आती है इस बार बॉडी की कैलकुलेशन कैसे की जाए। अगर बच्चों बार बॉडी की कैलकुलेशन करना है तो इसका सीधा तरीका है, जितने भी एक्स क्रोमोसोम है -1 कर दीजिए, आपके पास बार बॉडी की कैलकुलेशन आ जाएगी। अच्छा, जैसे हम फीमेल में समझे, फीमेल में आप सभी जानते हैं यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम है। बताओ 2x से -1, बार बॉडी कितना? 1। अब बताना मेल में एक्स वाई, बोलो 1 - 1 क्या 0 है? बताओ बार बॉडी का मिलना फीमेल का फीचर है या मेल का? बार बॉडी दिख जाए तो फीमेल, ना दिखे तो? ऐसा यूज, इसका यूज बच्चों पुराने जमाने में सेक्स को आइडेंटिफाई करने में करते थे। जब मदर के यूटेरस में बेबी होता था तो वो बेबी मेल है या फीमेल है कैसे पहचाना? तो उसके लिए पुराने जमाने में एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते,
फिर उस एमनियोटिक फ्लूइड को यूटेरस में से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकालते, उसको स्टेन करते। स्टेन करने के बाद अगर बार बॉडी दिखाई दे दे, अगर बार बॉडी नजर आ गई तो समझ में आ जाता है कि जो फीटस है वो फीमेल का है, और बार बॉडी ना दिखे तो मेल है। तो पुराने जमाने में मेल फीमेल की पहचान किससे की जाती थी? बार बॉडी से। लेकिन आज के टाइम पे बार बॉडी यूज नहीं की जाती। आज के टाइम पर तो बच्चों कोई दूसरी एडवांस टेक्निक आ गई है, जैसे सोनोग्राफी वगैरह आ गई है, उनसे पता करते हैं। लेकिन इस तरह से एम्ब्रियो का डिटेक्शन करना ये इलीगल, ये नहीं करना चाहिए। ये एक तरह से कानून अपराध होता है, इसमें कई तरह की सजाएं भी होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक इलीगल प्रोसेस होती है, तो ये नहीं किया जाता। लेकिन पुराने जमाने में इसका तरीका सेक्स को आइडेंटिफाई करने में करते थे, इसलिए मैंने लिखा भी है साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स आइडेंटिफिकेशन। ये आइडेंटिफिकेशन का एक बेसिस तरीका होता है, पुराना तरीका होता है। क्लियर? अच्छा, ये तो बच्चों मैंने कुछ केस आपके सामने लिखे। अगला केस ले लेता हूं। इस बार मैंने क्या किया, यहां पर फीमेल के यहां पर मेल के अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ले लिया। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जानते हो? क्लाइनफेल्टर जीनोटाइप बोलो, एक्स एक्स वाई, बताओ 2 - 1 इज इक्वल टू। तो क्या यहां पर मेल में बार बॉडी दिख गई? वैसे मेल में बार बॉडी नहीं होती, लेकिन किसी मेल में बार बॉडी दिख जाए तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसी तरह से टर्नर सिंड्रोम, पहले बताओ मेल में होता है फीमेल, टर्नर में एक एक्स क्रोमोसोम की क्या कमी हो जाती है? बताओ 1 - 1 इज इक्वल टू बार बॉडी नहीं है। क्या फीमेल में एक न एक बार बॉडी होना चाहिए? अगर फीमेल में बार बॉडी ना दिखे तो टर्नर सिंड्रोम। तो ये पता भी लगा सकते हैं कि डिजीज कौन सी है, क्लाइनफेल्टर या टर्नो में। उस डिजीज का आइडिया भी बच्चों हम इससे लगा सकते हैं। अगर मेल में बार बॉडी दिखे तो क्लाइनफेल्टर, फीमेल में बार बॉडी नजर ना आए तो टर्नर सिंड्रोम। बार बॉडी को देखने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है कि न्यूट्रोफिल्स में देखता है, वहां पर ये अच्छे से दिखाई देती है। ये बच्चों फीमेल की न्यूट्रोफिल है और मेल की न्यूट्रोफिल से। न्यूट्रोफिल जानते हो, जो ब्लड में मिलती है न्यूट्रोफिल्स। अब बच्चों फीमेल की न्यूट्रोफिल को स्टेन किया गया, तो जब स्टेन किया गया तो यहां पर इस तरह की एक स्टिक दिखाई दी। ये स्टिक बच्चों ऐसी स्टिक होती है जैसे वो ढोल बजाने के लिए आती है, ड्रम बजाने के लिए आती है, तो ये ड्रम स्टिक दिखाई देती है। और ये ड्रम स्टिक कुछ और नहीं, ये एक तरह की बार बॉडी। क्या ये बार बॉडी आपको फीमेल में दिख रही है? लेकिन मेल की न्यूट्रोफिल में नहीं बनती, क्योंकि यहाँ एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव नहीं होता। तो किसकी न्यूट्रोफिल में आपको बार बॉडी देखने को मिलेगी? फीमेल। और ये बार बॉडी किसके जैसे दिखाई देती है? ड्रम की स्टिक जैसी, इसलिए इसको ड्रम स्टिक भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये बच्चों कुछ बार बॉडी की बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। ये याद रखना बेटे, बार बॉडी यूक्रोमेटिन है हेट्रोक्रोमेटिन? हेट्रोक्रोमेटिन होती है, और ये फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन टाइप का होता है। अगले नंबर पे अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, और वो है ह्यूमन जेनेटिक्स। अभी जो बच्चों अपने सेक्स डिटरमिनेशन टॉपिक समझा है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल एक नए क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिलेगा। वो 3 टाइप तो अच्छे से याद रख लेना। एक्स 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 वाई कहां मिलता है? एक्स 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 वाई टाइप बोलो, याद होना चाहिए बिल्कुल। ह्यूमन एंड ह्यूमन ड्रोसोफिला में हेट्रोगेमेटिक कौन है? मेल। जेड डब्ल्यू जेड जेड कहां मिलता है? क्या बर्ड्स मिलता है? हेट्रोगेमेटिक। एक्स एक्स एक्सो हेट्रोगेमेटिक मेल। बात समझ गए ना बेटे? तो ये 3 टाइप तो अच्छे से याद रखना। एक और वो याद रखना, हैप्लोइड डिप्लोइड। हैप्लोइड में है तो मेल, और डिप्लोइड है तो फीमेल। कहां दिखता है? हनी भी। तो ये 4 केसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्रोसोफिला वाला याद नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ड्रोसोफिला में कुछ नहीं कहे तो आप लोगों को ह्यूमन जैसा ही बताना है। ड्रोसोफिला में ह्यूमन के जैसा ही बताना है। मतलब ड्रोसोफिला में आपसे पूछे कौन हेट्रोगेमेटिक है? मेल, बिल्कुल ह्यूमन के जैसे बताना है। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में से एक्स बाई ए वाला ये सब नहीं समझा रखा है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो एक्स बाई ई है, लेकिन एनसीईआरटी में तो बस ह्यूमन के जैसे दिख गया है, तो आप वही याद रखिए। अगले नंबर पे अब हम समझने जा रहे हैं ह्यूमन जेनेटिक्स। जेनेटिक कैरेक्टर्स को, जेनेटिक कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को अगर हम ह्यूमन पर अप्लाई करें तो इसी को हम ह्यूमन जेनेटिक्स कहते हैं। मतलब जेनेटिक्स को ह्यूमन पर अप्लाई करना, वही ह्यूमन जेनेटिक्स कहलाता है। ह्यूमन पर जेनेटिक्स की स्टडी करना बहुत जरूरी होती है, ताकि इससे बच्चों हम ये पता कर सके कि अगली जनरेशन में बच्चा नॉर्मल आएगा, अफेक्टेड आएगा, हमें कुछ आइडिया मिल जाता है।
जरा खुद सोचिए, दोनों पेरेंट कैरियर है, दोनों ही पेरेंट कैरियर है, तो बताइए क्या इनका बच्चा अफेक्टेड हो सकता है? कितना परसेंट? 25। तो 25% चांस है, 25% चांस, क्या इनका बच्चा अफेक्टेड मिल सकता है? तो हम यहाँ पे पेरेंट्स को कह सकते हैं कि आपका बच्चा अफेक्टेड मिल सकता है, ये जेनेटिक्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं। तो जेनेटिक्स का ये फायदा है कि हम आइडिया दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं कि 75% बच्चा आपका नॉर्मल मिल सकता है, लेकिन इतना अफेक्टेड होने के चांस भी, और वो बच्चा भी जेनेटिक अफेक्ट होगा जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। जेनेटिक अफेक्टेड बच्चों का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उसका ट्रीटमेंट करने का एक सिंपल तरीका हम जीन थेरेपी पढ़ते आगे, लेकिन वो भी 100% सक्सेसफुल नहीं होती, 100% सक्सेसफुल नहीं होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कैरियर पेरेंट है उनका बच्चा अफेक्टेड आ सकता है, तो उनको मना कर दिया जाता है कि बच्चा ना करे, क्योंकि आपका बच्चा जेनेटिक अफेक्ट होगा, वो हमेशा प्रॉब्लम में रहेगा। ये पेरेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है और बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं। ह्यूमन जेनेटिक्स होता क्या है? स्टडी ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, study of genetic character in human beings, study of genetic characters in human beings is called human genetics, is called human genetics. In human, direct study is not possible. In human, direct study is not possible. ह्यूमन बच्चों डायरेक्ट स्टडी करना बड़ा मुश्किल है, नॉट पॉसिबल। उसके पीछे कुछ रीजन है। पहला, बिकॉज लॉन्ग लाइफ स्पान, ह्यूमन का लाइफ स्पान बहुत ज्यादा है। अपनों में से तो कई लोग सेंचुरी पूरी कर जाते हैं, और कई बार जो साइंटिस्ट अपने ऊपर स्टडी कर रहा होता है, हाँ, उसका लाइफ साइकिल ही कंप्लीट हो जाता है। तो लाइफ स्पान बहुत ज्यादा है। वैसे जेनेटिक्स में हम उन पे ऑर्गेनिज्म पे स्टडी करना बढ़िया मानते हैं जिनका लाइफ स्पान छोटा हो। ड्रोसोफिला का कितना है? 2 to 3 वीक या मंथ? वीक्स। और मटर का 2 to 3 मंथ, उसका मंथ में, इनका वीक में। अगले नंबर पे लेते हैं, इसी में ही सेकंड कैरेक्टर, कंट्रोल क्रॉस इज नॉट पॉसिबल। ह्यूमन में बच्चों कंट्रोल क्रॉस भी नहीं हो सकता है। तो थर्ड, थर्ड control cross is not possible. Third, number of chromosomes and genes are very high. Number of chromosomes and genes are very high. क्रोमोसोम की नंबर, जीन्स की नंबर काफी ज्यादा है। अच्छा, क्रोमोसोम बहुत सारे हैं, 46 है, और जीन्स तो और ज्यादा है, 30,000, 30,000 जीन है। इतनी सारी जीन से स्टडी करना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट, most of characters are क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव। ज्यादातर कैरेक्टर क्वांटिटेटिव है, और जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं इनकी स्टडी करना बड़ा मुश्किल है। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में क्या होता है? जीन बहुत सारी होती है, पॉलीजेनिक होती है। जैसे मैंने कुछ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर आपके ह्यूमन के बताए दिए हैं। स्किन कलर कितनी जीन? ह्यूमन हाइट 5, इंटेलिजेंसी 25। ये क्या है? चलिए, तो इतनी सारी जीन्स होती है, तो जब इतनी सारी जीन्स होगी तो स्टडी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी ज्यादा जीन होगी उस कैरेक्टर को स्टडी करना, समझना और मुश्किल होता जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर वेरी लेस, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर वेरी लेस। ऑफस्प्रिंग की जो नंबर होती है वो बहुत कम है। पुराने जमाने में बच्चों 8-10 बच्चे हुआ भी करते थे, लेकिन आज के टाइम पर तो पेरेंट्स के 2 बच्चे 3 बच्चे बस इतने ही होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत कम है। ऑफस्प्रिंग कम होने की वजह से स्टडी करने में दिक्कत आती है। ड्रोसोफिला में हमने स्टडी किया तो उसका एक बड़ा फायदा है कि ड्रोसोफिला में ऑफस्प्रिंग की नंबर ज्यादा है। जितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग होंगे, कैरेक्टर को स्टडी करना उतना ही आसान होता है। तो ऐसे कुछ रीजन होते हैं जिस पर ह्यूमन में आप डायरेक्ट स्टडी तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें स्टडी तो करना पड़ेगी। तो स्टडी करने के लिए हम कुछ इनडायरेक्ट तरीके लेते हैं। तो कुछ इनडायरेक्ट तरीके देखिएगा। इन ह्यूमन, जेनेटिक कैरेक्टर्स आर, in human, genetic characters are studied by, genetic characters are studied by indirect methods. हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड यहाँ काम में लेते हैं। इन इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला आता है और वो है पेडिग्री
एनालिसिस। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे फर्स्ट पेडिग्री एनालिसिस, सेकंड कैरियोटाइप स्टडी। पेडिग्री एनालिसिस हमने लास्ट क्लास में समझा है। पेडिग्री एनालिसिस में हम पेडिग्री बना के, मैं कोई पेडिग्री दूं और आपसे कहूं ये डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, क्या पता कर सकते हैं? तो डिजीज को पता करने का एक तरीका है हम पेडिग्री को स्टडी करें, पेडिग्री लेवल पे जाएं। दूसरा तरीका कैरियोटाइप। कैरियोटाइप के ब्रैकेट में देना क्रोमोसोमल स्टडी। कैरियोटाइप स्टडी मतलब क्रोमोसोमल स्टडी। क्रोमोसोम लेवल पे अगर स्टडी करें तो उसे हम कैरियोटाइप स्टडी करते हैं। जैसे बच्चों कुछ ऐसे डिजीज होती हैं जिन्हें आप क्रोमोसोम लेवल पे पहचान पाते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं ह्यूमन में ये क्रोमोसोम 1 ये 2 ऐसे हम चलते गए, ये 21 और ये बच्चों यहाँ पर आ गया XY या XX जो भी है। अब मुझे इस 21 की यहाँ पर नॉर्मली 2 कॉपी मिलना चाहिए, लेकिन 21 की कितनी कॉपी दिख गई? 3। कौन सा सिंड्रोम? जैसे 21 3 बार दिखा, क्या डाउन सिंड्रोम है? ये आपने कैसे पता किया? क्रोमोसोम लेवल पे। और क्रोमोसोम लेवल पे स्टडी करना क्या कहलाता है बच्चों? कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप से हम इसे क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं, हम यहाँ पर डिजीज को पता कर सकते हैं। इसी को स्टडी करने का एक और तरीका होता है थर्ड, पॉपुलेशन स्टडी। ह्यूमन में स्टडी करना है तो ह्यूमन की पॉपुलेशन को स्टडी करो, उससे भी हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे बच्चों हमें पॉपुलेशन स्टडी तब करनी पड़ती है जब हम मल्टीपल एलील को चेक करें। याद करिए ब्लड ग्रुप के कितने एलील थे? 3। क्या एक पर्सन में तीनों स्टडी हो सकते हैं? एक में तो ज्यादा ज्यादा, तो फिर तीनों कैसे स्टडी करें? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन स्टडी भी एसेंशियल होती है। और भी तरीके होते हैं, बायोकेमिकल स्टडी। बायोकेमिकल स्टडी, बायोकेमिकल स्टडी मतलब हम सेल में से प्रोटीन प्रोडक्ट उनको निकाल के स्टडी करें। अगर हमने जीन से रिलेटेड प्रोडक्ट को आइसोलेट किया, अगर प्रोडक्ट मिल गया तो हम कहेंगे जीन डोमिनेंट, अगर प्रोडक्ट ना मिले तो हम कहेंगे रिसेसिव है। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि जीन डोमिनेंट या रिसेसिव है वो प्रोडक्ट के बेसिस। और ऐसे प्रोडक्ट के बेसिस पे स्टडी करना, प्रोटीन लेवल पे स्टडी करना, ये बायोकेमिकल स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन में स्टडी करने के ये तरीके होते हैं। डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट तरीके से हम स्टडी करते हैं। अच्छा, इनमें से पेडिग्री में आपको समझा चुका हूं। कैरियोटाइप का तो मतलब है सीधा सा क्रोमोसोम लेवल पे है। अब जो हम सीखेंगे वो सबसे मेन स्टडी, और वो है पॉपुलेशन स्टडी। इस पॉपुलेशन स्टडी को समझाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट समझो। अगर मैं आप लोगों को अगर मैं यहां पर जेनेटिक डिजीज की बात करूं तो जेनेटिक डिजीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले ये लिख लेना, जेनेटिक डिजीज। इन जेनेटिक डिजीज को 2 कैटेगरी में आपके एनसीईआरटी में डिवाइड किया गया है। इनमें से एक तो होती है क्रोमोसोमल डिजीज, और दूसरा होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिजीज। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और दूसरा है मेंडेलियन। अब बच्चों इसमें बस आप इतना ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो होती है जिनमें क्रोमोसोम की नंबर या तो कम हो जाए, या क्रोमोसोम की नंबर ज्यादा हो जाए, या क्रोमोसोम का कोई पार्ट कट जाए। मतलब कोई पार्ट कट जाए या कोई एक्स्ट्रा पार्ट आ जाए। सीधी सी बात कहने की मेरी इतनी सी है, क्रोमोसोम में कोई भी चेंजेस हो, क्रोमोसोम में चेंज हो, तो उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन उसको कहते हैं जो कि जीन में गड़बड़ की वजह से होता है। पूरा क्रोमोसोम खराब नहीं होगा, बस जीन में अगर गड़बड़ है तो वो कहलाती है जेनेटिक या मेंडेलियन डिसऑर्डर। और अच्छा, मेंडेलियन डिसऑर्डर होना ज्यादा सही है, जीन डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्रोमोसोम की नंबर कम ज्यादा हो तो क्रोमोसोमल, और जीन में गड़बड़ हो तो मेंडेलियन। मैंने यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम 21 3 बार है। बताओ ये क्रोमोसोमल है या मेंडेलियन? कौन सा है? क्रोमोसोमल। यहां हमने देखा कि मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स है, फीमेल में एक एक्स कम है। क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम नंबर जो 5 था, ये क्रोमोसोम नंबर 5 था, इसमें एक डिलीशन हो गया। नहीं, क्रोमोसोम का पार्ट कट हो गया, क्रोमोसोमल। इससे एक डिसऑर्डर बनती है ट्राइड्यूचेट। अरे कुछ याद है? अब बच्चों मैंने यहाँ पर, अरे ट्राइड्यूचेट सुनते हो ना, इसमें बच्चों ये क्रोमोसोम नंबर 11, एक मिनट सुना चले, इस 11 की यहाँ पर एक जीन थी, इस जीन में गड़बड़ हुई, मेंडेलियन। तो कौन क्रोमोसोमल है, कौन मेंडेलियन? समझ गए? क्रोमोसोम कम ज्यादा हो तो क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम उतने की होती है, जीन में गड़बड़ हो जाए तो मेंडेलियन। बात समझ में? इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पहचानना है, बताओ कैसे पहचाना? क्रोमोसोम की स्टडी करो, और क्रोमोसोम की स्टडी का नाम कैरियोटाइप। वेरी गुड। तो इसके लिए बच्चों कैरियोटाइप लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी। और मेंडेलियन को स्टडी करने का बेस्ट तरीका होता है
पेडिग्री एनालिसिस, मैं लिखवा दूंगा, अभी समझ लो, इनको हम पेडिग्री एनालिसिस से स्टडी करते हैं। अच्छा, आप मुझे कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के एग्जांपल बता सकते हो? डाउन सिंड्रोम, वेरी गुड। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, क्राइड्यूचेट, पटाव सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे। तो ऐसे कई सारे सिंड्रोम होते हैं जो क्रोमोसोमल होते हैं। मेंडेलियन डिजीज का कोई एग्जांपल बताओ। सिकल सेल एनीमिया। जितने भी मैंने जेनेटिक्स में आप लोग को नाम बताए ना, लास्ट क्लास में बता रहा था बहुत सारे नाम में, तो जितने भी ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स इन रिसेसिव, एक्स इन डोमिनेंट, जो भी डिजीज हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे मेंडेलियन होते हैं। बात समझ में? तो इसमें एक तरफ लिखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल में नहीं लिखा है लेकिन एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन बनता भी है इस पे, तो लिख लीजिएगा इसमें। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ड्यू टू changes in due to changes in chromosome number and structure, due to change in chromosome number and structure। क्रोमोसोम की नंबर, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज से कोई बने तो उसे कहा जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की नंबर भी कम ज्यादा होती है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर भी आ सकती है। अच्छा, एक इसी में एक पॉइंट लिखना, स्टडी बाय कैरियोटाइपिक स्टडी, स्टडी बाय कैरियोटाइपिक स्टडी। कैरियोटाइप, आप बच्चों जब इस चैप्टर की समरी पढ़ोगे एनसीईआरटी में, तो वहां पर एक लाइन मिलेगी आपको, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को कैरियोटाइप से स्टडी करते, याद रहेगा? हाँ, ये समरी वाला पार्ट पढ़ा करो। इस बार बच्चों जो 2021 का पेपर हुआ था, उसमें 2-3 क्वेश्चन बायोटेक में से बन गए थे जो समरी से पूछे थे। समरी पे हम वैसे इतना ध्यान देते नहीं है, लेकिन समरी वाले पार्ट से वहां क्वेश्चन बनाए गए थे। तो ये लाइन समरी में लिखी है, तो हो सकता है ये भी पूछ ले आपसे। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किससे पहचानी जाती है? कैरियोटाइप। इसमें लिखना मेंडेलियन ड्यू टू चेंज इन जीन, ड्यू टू चेंजेस इन जीन। जीन में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उससे बनने वाले को हम कहते हैं मेंडेलियन। जीन में चेंज होना चाहिए। हाँ, स्टडी बाय, इनको स्टडी करने का तरीका पेडिग्री एनालिसिस, स्टडी बाय पेडिग्री एनालिसिस। इनको स्टडी करना है तो हम पेडिग्री एनालिसिस का यूज करें। अब इनके एग्जांपल, क्रोमोसोमल में एग्जांपल आप लोग फटाफट लिख दो। क्रोमोसोमल बताइए कौन कौन से? डाउन सिंड्रोम, सबसे फेमस नाम तो यही है, डाउन सिंड्रोम, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और टर्नर सिंड्रोम, ऐसे और भी बहुत सारे, ये कुछ फेमस नाम लिख लीजिए। हाँ, पटाव सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, काइड्यूचेट, ऐसे बहुत सारे। अब ये जो मेंडेलियन है, इस मेंडेलियन को बच्चों इस तरह से लिख लीजिएगा। मेंडेलियन में एक तो लिख लेना आप लोग ऑटोसोमल, एक्स लिंक और वाई लिंक। ये भी 3 तरह से हो सकते हैं, ऑटोसोमल भी हो सकते हैं, एक्स क्रोमोसोम वाले भी हो सकते हैं, और वाई लिंक वाले भी हो सकते हैं। ऑटोसोम में भी 2 तरह के होते हैं, ARAD। एक्स लिंक में भी 2 तरह के होते हैं, XR XD, XR XD। अब मैं इनके एग्जांपल नहीं बताऊंगा, आप घर जाके खुद लिखते रहना। अरे लिख लोगे ना आप तो? ये आपको एग्जांपल में पहले ही बता चुका हूं, इसके नाम एक बार बोल दो जरूर। सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, एल कैप्टोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। याद है? सिस्टिक फाइब्रोसिस को याद रखना, ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या वो मेंडेलियन है? आपके एनसीईआरटी में जो मेंडेलियन लिखा है ना, उसमें एग्जांपल सिस्टिक फाइब्रोसिस का ही दिया है, तो हो सकता है वही पूछे आपसे, सिस्टिक फाइब्रोसिस पूछे। ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, और भी बताया था हंटिंगटन कोरिया, और बताया था पॉलीडेक्टाइल। कुछ याद है इसे? एक्स इन रिसेसिव, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, G6PD और DMD, 4 बताए। एक्स इन डोमिनेंट, सूडो रिकेट्स, डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ, वाइलिंग, SRY, और एक और वो हाइपरट्राइकोसिस, पोर्क्यूपाइन स्कीन। कुछ याद है सर? इसमें से SRY जीन वो याद रख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट। तो इनके डिजीज के नाम मैं आपको नहीं दे रहा हूं, बस आपसे पूछ रहा हूं कौन सा क्या है। बताओ कौन क्रोमोसोमल, कौन मेंडेलियन, बता दोगे? सिस्टिक फाइब्रोसिस। आप तो मेंडेलियन क्रोमोसोमल बोला, मेंडेलियन क्रोमोसोमल, फिनाइल कीटोन्यूरिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्रोमोसोमल। याद रहेगा ना बेटे?
तो एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि कौन क्रोमोसोमल है कौन मेंडेलियन है, पहचान जाओगे। अगले नंबर पे हम लेते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पेडिग्री वाला पार्ट तो मैं आपको समझा चुका हूं, तो उससे आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अगर हम जेनेटिक कैरेक्टर को स्पेशली पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करें तो उसी को हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। तो लिखिएगा स्टडी ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, स्टडी ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स एट पॉपुलेशन लेवल, at population level is called population genetics। पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करना है। अगर पॉपुलेशन स्टडी इज असेंशियल फॉर, पॉपुलेशन स्टडी इज असेंशियल फॉर, हम पॉपुलेशन लेवल पे मतलब एक इंसान में स्टडी नहीं करके पूरी पॉपुलेशन में स्टडी करना चाहते हैं। ऐसा क्यों करना चाहते हैं बताइए। पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कब करना पड़ता है? एक तो आपको पता है मल्टीपल एलील, तो लिखिए टू स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील, टू स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील। और दूसरा टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ allele, to find frequency of allele। हम यहाँ पे बच्चों जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है। अभी ये allele की फ्रीक्वेंसी में समझाऊंगा थोड़ी देर में। जीन पूल, जीन पूल क्या होता है पहले लिखिए। जीन पूल ये टर्म जो है ना जीन पूल ऑप्शन में बहुत यूज की जाती है। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन तो कम ही बना है लेकिन ऑप्शन में बहुत लिखा जाता है, तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए बस इसका। टोटल जीन्स एंड देयर रिस्पेक्टिव allele, total genes and their respective allele present in a population, total genes and their respective alleles present in a population। एक पॉपुलेशन में जितने भी जीन है, जितने भी उनके रिस्पेक्टिव अलील हैं, सबको मिलाकर जीन पूल कहते हैं। जैसे समझिए ये हमारी क्लासरूम एक पॉपुलेशन है। अपने क्लासरूम में से हम कई सारे मेंबर्स हैं। अब मैंने क्या किया, सभी पर्सन से, अब जितने भी हम सब बैठे सब में से मैंने डोमिनेंट अलील निकाले। हम सबके अंदर डोमिनेंट अलील सिखाने के लिए लेता हूं, मान लीजिए 100 मिले। हम सबके अंदर से रिसेसिव अलील निकाले, मान लीजिए 50 मिले। तो बताओ टोटल अलील अपनी पॉपुलेशन में कितने? क्या 150 है? तो ये जो 150 जितने भी अलील्स अपनी पॉपुलेशन में मिले वही अपना क्या है, जीन पूल। जीन पूल मतलब एक पॉपुलेशन में जितने भी अलील्स है, टोटल अलील जितने भी, डोमिनेंट है, रिसेसिव जितने भी है, सारे अलील्स का सम, उसी को कहा जाता है जीन पूल, जो एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। अगले नंबर पे आता है जीन फ्लो। जीन फ्लो लिखिए, migration of gene from one population to another population, migration of gene from one population to another population। एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में माइग्रेट होना वो जीन फ्लो कहलाता है। जैसे बच्चों मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है, ये दूसरी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन फर्स्ट, ये पॉपुलेशन सेकंड। इस पॉपुलेशन फर्स्ट के अंदर ऐसे कई सारे मेंबर्स है, ऐसे बहुत सारे मेंबर है, और ये पॉपुलेशन सेकंड के भी ऐसे कई मेंबर है। अब इसमें से मान लीजिए कोई एक पर्सन, यहां से ये पर्सन, इस पर्सन ने सोचा कि ये दूसरे लोग मुझे बहुत परेशान करते, तो इसने सोचा कि इस पॉपुलेशन को छोड़ के चले जाते। जब ये पॉपुलेशन छोड़ के यहां से यहां माइग्रेट करेगा, तो बताइए ये पर्सन जब पॉपुलेशन छोड़ेगा तो क्या इसकी जीन यहीं छोड़ देगा? हाँ, कि यहां मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, जीन बेकार थी, इसका मतलब जीन यहीं छोड़ दूं? नहीं,
जब ये पर्सन यहां से यहां जाएगा तो क्या अपने साथ अपनी जीन भी ले जाएगा? तो जीन का एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में फ्लो होना, इसी को कहा जाता है जीन फ्लो। जैसे आप बच्चों घर से जब क्लास के लिए आते हो तो जीन घर पे छोड़ देते हो? क्या जीन घर पे रहने देते हैं बस हम ही पढ़ के आ जाए? नहीं, क्या जीन भी साथ साथ फ्लो करेगी? तो जीन का फ्लो करना ये कहलाता है जीन फ्लो। नेक्स्ट नंबर पे आता है जेनेटिक लोड। अगली डेफिनेशन जेनेटिक लोड, presence of harmful recessive allele, presence of harmful recessive allele in heterozygous condition, presence of harmful recessive allele in heterozygous condition in a population। हार्मफुल अलील का हेट्रोजाइगस कंडीशन में पॉपुलेशन में मिलना, उसी को जेनेटिक लोड कहते हैं। इसको एग्जांपल समझो। मान लीजिए बच्चों कोई ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव अलील में कैपिटल ए अलील तो हम सभी जानते हैं नॉर्मल होगा, स्मॉल ए यहां पर डिजीज करेगा। अच्छा, हार्मफुल अलील कैपिटल ए है स्मॉल ए? स्मॉल, अरे जो डिजीज करा वही हार्मफुल है? बताओ, स्मॉल ए क्या हार्मफुल है? अब यहां पर इसके हमने जीनोटाइप लिखे, तो किसी पर्सन में कैपिटल ए कैपिटल जीनोटाइप, कोई पर्सन है उसमें कैपिटल ए जीनोटाइप, बताओ पर्सन के साथ नॉर्मल, ये तो बन गया नॉर्मल, ये पर्सन नॉन नॉर्मल। इस पर्सन में जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल है, इसमें बच्चों कैपिटल ए स्मॉल है, बताओ ये नॉर्मल, बट क्या ये कैरियर है? अब बताओ ये पर्सन क्या नॉर्मल है, अफेक्टेड है? लेकिन इसकी बॉडी में क्या एक स्मॉल है बैठा है? बताओ खुद तो कैसा है, लेकिन क्या इसने डिफेक्टिव एलील को कैरी कर रखा है? तो इसके अंदर डिफेक्टिव एलील लोड है, तो इसी पर्सन को कहा जाता है जेनेटिक लोड। मतलब जितने भी कैरियर है, किसी भी पॉपुलेशन में जितने भी कैरियर पर्सन होते हैं वो सारे के सारे जेनेटिक लोड कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर खुद तो नॉर्मल है लेकिन इनके अंदर एक डिफेक्टिव एलील हमेशा मिलेगा, इसलिए इनको जेनेटिक लोड कहा जाता है। अच्छा, स्मॉल अगर मैं लिखता हूं तो क्या यहां पर्सन अफेक्टेड होगा? और मान लीजिए जेनेटिक डिजीज ऐसी डेंजरस थी, लीथल थी, तो उसने पर्सन को मार ही दिया। अच्छा, इसने तो मार दिया, अच्छा ये पर्सन तो खत्म हो गया, लेकिन मैं कहूंगा क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज क्या पॉपुलेशन से हट गई? हाँ, क्या ये पॉपुलेशन में फिर आ सकती है? कब आ सकती है? अगर मान लीजिए इस कैरियर की शादी कैरियर से ही हो जाए, कैरियर की मीटिंग हो जाए, तो क्या अगली जनरेशन में वापस स्मॉल स्मॉल आ सकता है? रिसेसिव डिजीज कभी भी पॉपुलेशन से एलिमिनेट नहीं हो सकती, ये पॉपुलेशन से हट ही नहीं सकती इन्हीं जेनेटिक लोड की वजह से। तो जेनेटिक लोड में हार्मफुल एलील हमेशा रहेगा, तो जब भी कैरियर की मीटिंग होगी हमेशा ये रोग वापस आ जाएगा, तो ये कभी पॉपुलेशन से एलिमिनेट नहीं हो सकता। अगर आपसे पूछे कैरियर तो क्या वही जेनेटिक लोड है? तो यस, जितने भी कैरियर है वो अपने आप में क्या कहलाते हैं? जेनेटिक लोड कहलाते हैं। खुद तो नॉर्मल लेकिन डिफेक्टिव एलील उनमें लोड है। अगली डेफिनेशन आती है जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी, अच्छा इस जेनेटिक लोड से भी क्वेश्चन आ चुका है, ये जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं ना इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं। जीन फ्रीक्वेंसी लिखिए, proportion of any allele, proportion of any allele out of total alleles of a gene, proportion of any allele out of total alleles of a gene in a population, out of total allele in a population। अब इसको ऐसे समझिएगा। अच्छा एक लाइन और लिख लो पहले इसमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन अलील, किसी अलील की आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ गिवन अलील, जो भी गिवन अलील है उसकी नंबर अपॉन टोटल अलील से डिवाइड कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपको। फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन अलील अपॉन नंबर ऑफ गिवन अलील अपॉन टोटल अलील से डिवाइड कर दीजिए। इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए बच्चों ये एक बड़ी सी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में ऐसे यहां कई सारे मेंबर्स हैं, इन मेंबर में इसका जीनोटाइप कैपिटल है, इसका कैपिटल है स्मॉल है, इसका स्मॉल है, इसका कैपिटल है, इसका कैपिटल है स्मॉल है।
ऐसे बच्चों इनके जीनोटाइप है। ये पूरी पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन में मैंने आपसे पहले ये कहा कि इस पॉपुलेशन में टोटल अलील काउंट करिए कितने हैं। टोटल अलील, बिल्कुल मैंने एक पॉपुलेशन दी और उसमें टोटल अलील काउंट करने के लिए कहा, कितने आए? 10। इस पॉपुलेशन में समझाने के लिए मैंने कहा 10 अलील है। अच्छा, इसमें से कैपिटल ए काउंट करो, कैपिटल ए काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 है। स्मॉल ए काउंट करो, 4। अब बच्चों मैंने कहा इस पूरी पॉपुलेशन में कैपिटल ए का कितना प्रोपोर्शन है, कैपिटल ए का कितना प्रोपोर्शन है, जितना इसका रोल है, कैपिटल ए का जितना रोल होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो बताओ कैपिटल ए का रोल कितना, बता सकते हो आप? बताओ कैपिटल ए की नंबर कितनी, 6 अपॉन टोटल 10 है, तो क्या इसका प्रोपोर्शन 0.6 आया, और यही 0.6 इसकी क्या बन गई, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? जिस भी अलील की नंबर निकालनी है, जिस भी अलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसकी नंबर अपॉन टोटल। अच्छा, मैंने कहा इसमें स्मॉल ए का रोल निकालो। स्मॉल ए 4 है, टोटल 10 है, तो क्या ये 0.4 आ जाएगा? तो मैं कह सकता हूं इस पॉपुलेशन में कैपिटल ए का प्रोपोर्शनल 0.6 है, स्मॉल ए का प्रोपोर्शनल 0.4 है, और यही बच्चों इनकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालना है। एक क्वेश्चन की फॉर्म में और समझिए, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आता है। लिखिए क्वेश्चन, देखिए, इन अ random mating, in a random mating population of 1000 individual, in a random mating population of 1000 individual, 360 have 360 have capital A genotype, 360 have capital A genotype, 480 have capital A small a genotype, and 160 have small a genotype. Find out frequency of dominant and recessive allele. आगे आंसर, कैपिटल ए 0.6, स्मॉल ए 0.4। चलिए इसको कैसे सोल्व करना है, एक बार ध्यान से इसको समझो। मान लीजिए बच्चों ये 360 इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप कैपिटल है, तो ये इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, ऐसे मैंने 360 लोग बनाए, और इनमें कैपिटल ए अलील बैठा है, ऐसे यहाँ पर। अच्छा, ये बच्चों 480 पर्सन है, ऐसे 480 पर्सन है, इनमें जो जीनोटाइप बैठा है वो कैपिटल ए स्मॉल है, इस तरह के जीनोटाइप। अब बच्चों इस पॉपुलेशन में हमें सबसे पहले तो ये निकालना है कि टोटल कैपिटल ए अलील कितना है, टोटल ए। तो टोटल ए अलील क्या इन पर्सन के पास है? एक बार ध्यान सुनना बेटा, क्योंकि जो आपने निकाला तरीका सही है, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ भी है। एक बार अच्छे समझ लो, क्या इन पर्सन के अंदर कैपिटल ए मतलब कैपिटल ए अलील है?
क्या कैपिटल ए इनके पास भी है? कैपिटल ए दो तरह के जीनोटाइप के पास है, इसके पास है, इसके पास है। बताओ इन पर्सन के अंदर कैपिटल ए एक एलील है या दो है? अब भाई होमोजाइगस से क्या दो दो है? ऐसे कितने इंडिविजुअल है? 360। तो मैं लिखूंगा कैपिटल ए यहां पर 360 इंटू टू है, क्योंकि तो एक पर्सन में से दो दो एलील बैठे हैं, तो 360 इंटू टू हो जाएगा। प्लस प्लस मुझे बताओ इन पर्सन में कैपिटल ए कितना है? एक। ऐसे कितने इंडिविजुअल है? 480। तो 480 इंटू वन ही लिखे। अच्छा इस बार दो क्यों नहीं लिखा? एक एक ही एलील है तो हमने इंटू वन किया। इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1200। क्लियर? अब आप लोग यहां पर स्मॉल ए निकालोगे, तो स्मॉल ए यहां पर निकालोगे तो स्मॉल ए आ जाएंगे। इनके अंदर टू टू है, तो 2 इंटू 160 प्लस एक इसके पास भी स्मॉल ए बैठा है, तो 480 इंटू वन। ये सोल्व किया होगा तो आंसर आ गया 800। टोटल अलील अब निकाले जाए तो टोटल अलील यहां पर आके 2000। अब बच्चों इसमें से जो पूछा उसको सोल्व कर लेते हैं। पहले कैपिटल ए निकालते, बताओ कैपिटल ए टोटल कितने हैं? 1200 अपॉन टोटल इंडिविजुअल 2000 है, और सोल्व किया जाए तो ये आंसर आ जाएगा 0.6। अच्छा स्मॉल ए को सोल्व करें, तो स्मॉल ए को सोल्व किया तो आंसर 800 अपॉन टोटल था 2000, और इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.4। ये इस तरह से बच्चों इनके आंसर आ जाते हैं। अब आप में से कुछ बच्चों ने इसको कैसे सोल्व किया होगा? आप लोगों ने क्या किया होगा कि यहां पर ये 360 है, प्लस यहां पर 480 है, इसको आउट ऑफ टू कर दिया होगा डिवाइड बाय टू करके, और इनकी नंबर ले ली होगी 600। इसी तरह से स्मॉल ए को आपने किया होगा 160 प्लस 480 बाय टू करके, इसकी नंबर आ गई होगी 400, और इस तरह से आपने आंसर निकाल लिया होगा। ऐसा करने से आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आंसर सही आता है। लेकिन आप एक गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ तब होगी जब इस क्वेश्चन में मैं फ्रीक्वेंसी नहीं पूछता, मैं पूछता इस पॉपुलेशन में कैपिटल ए की नंबर कितनी। तो कैपिटल ए की जो नंबर है ये यहां पर आई 1200। तो कैपिटल ए टोटल 1200 है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कैपिटल ए कितना आया? 700। तो वहां आंसर गलत हो जाएगा। बात समझिए, फ्रीक्वेंसी में आंसर सही निकलेगा, लेकिन जब आप कैपिटल ए की नंबर निकालने लगोगे तो वहां आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा अच्छा तरीका है जो एग्जैक्ट तरीका है, किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जाए, नंबर पूछा जाए, फ्रीक्वेंसी पूछा जाए, हमेशा सही आएगा। बताओ इस पॉपुलेशन में टोटल अली कितने? 2000 या 1000? टोटल अलील कितने? 2000। अरे एक एक पर्सन के अंदर दो दो अलील बैठे, तो ऐसे 2000 है, तो यही 2000 टोटल अलील है। इसी को हम कहते हैं इसका जीन पूल। ये क्या कहलाता है? इसका जीन पूल। तो बताओ इस पॉपुलेशन में जेनेटिक लोड वाले कितने? ऐसे कितने इंडिविजुअल है जो जेनेटिक लोड है? 480। अरे जो कैरियर होते हैं वही क्या कहलाते हैं? जेनेटिक लोड। तो वो जेनेटिक लोड वाले इंडिविजुअल होते हैं। अरे बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को सोल्व इसी तरह से करना है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन नोट करवाया है ये नीट में आ चुका है, नीट में पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और ले लेते हैं। और इस तरह से सोल्व करना अपना जो एग्जैक्ट तरीका है। वैसे भी आंसर तो आ जाता है, लेकिन वो नंबर निकालने में गड़बड़ कर दो। देखिए इन अ इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल 200 इंडिविजुअल 128 have 128 have capital A genotype, 64 have capital A small a genotype, and remaining 8 have small a genotype. Remaining 8 have small a genotype. Find out frequency of dominant and recessive allele.
आगे आंसर बताइए बच्चों। कैपिटल ए 0.8 और स्मॉल ए 0.2। वेरी गुड। बस कैलकुलेशन ही है, सेम ही क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए ताकि गलती ना हो आपसे। बताइए कैपिटल ए कितने हो गए टोटल? 2 इंटू 128। अच्छा 128 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? 2 बार है। बताओ 64 एक ही बार है तो 64 इंटू 1 लिखे या 164 लिखे। इसको सोल्व किया होगा तो आंसर कितना 320 आया होगा। स्मॉल ए निकाला होगा तो यहाँ पर 2 इंटू 8 प्लस 64 और ये भी है तो इनका नंबर आ गया होगा टोटल यहाँ पर 80। टोटल अलील आपके पास 400 हो गए। अब इसमें से कैपिटल ए निकालना है, बताओ कैसे निकाले? कैपिटल ए की नंबर 320 अपॉन 400 सोल्व किया होगा तो आंसर आ गया 0.8 और स्मॉल ए ये 80 अपॉन 400 सोल्व किया होगा तो आंसर आ गया 0.2। तो 0.8 0.2 इस तरह से आपने निकाल लिया। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये बच्चों एक क्वेश्चन की वैरायटी यहाँ बनती है। इसी पॉपुलेशन लेवल पर इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का एक दूसरा तरीका और भी होता है जिससे हम एक लॉ से सोल्व करते हैं। इसका नाम है हार्डी विनबर्ग लॉ। तो हार्डी विनबर्ग लॉ इसे हम समझने जा रहे हैं। हार्डी और विनबर्ग दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर ये लॉ दिया। इनमें से हार्डी ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है और विनबर्ग जर्मन फिजिशियन है। एक ब्रिटेन के रहने वाले, एक जर्मनी के रहने वाले, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक लॉ बनाया है जिसे हम हार्डी विनबर्ग लॉ कहते हैं। इस लॉ में इन्होंने क्या कहा, पहले कुछ बातें फिर समझाता हूं। हार्डी विनबर्ग लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, in an ideal population, frequency of allele remain constant. Frequency of allele remain constant generation after generation. Frequency of allele remain constant generation after generation. आगे लिखिएगा। आइडियल पॉपुलेशन मीन्स, आइडियल पॉपुलेशन का क्या मतलब है यहाँ पर? आइडियल पॉपुलेशन मीन्स in this population पहला रैंडम मेटिंग अकर, दूसरा नो म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड नो माइग्रेशन, नो म्यूटेशन। थर्ड नो माइग्रेशन। फोर्थ नो नेचुरल सिलेक्शन, नो नेचुरल सिलेक्शन। एंड फिफ्थ population is large, population का बड़ा होना जरूरी है। अब इस बात को पहले आप ध्यान समझने की कोशिश करना। इस वाले लॉ में एक बात बहुत अच्छी कही, फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या रहती है बच्चों? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब यह है कि कभी चेंज नहीं होती, जो आज वही। जैसे इसको आप ऐसे एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए ये एक मैंने पॉपुलेशन आपके सामने ड्रॉ की है। इस पॉपुलेशन में कुछ मेंबर्स हैं। इन मेंबर का जीनोटाइप सिखाने के लिए मैंने कहा कैपिटल ए है, कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल है, कैपिटल ए है, कैपिटल ए स्मॉल है। इस तरह से कुछ अलील है। मैंने आपको बच्चों इस पॉपुलेशन के अंदर जाके आज के दिन आप गए टुडे, और आपने बच्चों कैपिटल ए और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी निकाली। मान लीजिए आपने कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी निकाली, वो यहां पर निकाली 0.6 आई, और स्मॉल ये फ्रीक्वेंसी आज के दिन ने क्या किया, आज से 10 साल बाद भेजा, आफ्टर 10 ईयर। अच्छा 10 साल बाद जब आप जाओगे 10 इयर्स, तो 10 साल बाद मुझे बताओ क्या कुछ लोगों की डेथ हुई होगी? पॉपुलेशन काफी बड़ी सी है तो उसमें कुछ लोग मरे भी होंगे, नेचुरल बात है। तो कुछ लोगों की डेथ हुई होगी, लेकिन क्या कुछ नए भी तो पैदा हुए होंगे? दोनों बातें, कुछ मरे भी होंगे, कुछ पैदा भी हुए होंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पर 10 साल के बाद फ्रीक्वेंसी निकालना चालू किया।
तो हमें फिर से कैपिटल ए 0.6 मिला और यहाँ स्मॉल ए ये बच्चों 0.4 मिला। अच्छा, ये तो बच्चों 10 साल बाद मिला। इस बार मैंने आपको क्या किया, 10 नहीं 50 साल बाद। 50 साल बाद जाओगे तो कुछ और मरे होंगे, कुछ नए और भी आए होंगे। तो यहाँ पर 50 साल के बाद जब फ्रीक्वेंसी निकाली, कैपिटल ए 0.6 आया, स्मॉल ए 0.4 आया। तो एक बात मुझे बताओ, इतने साल बीत गए लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है? कांस्टेंट। यही हार्डी विनबर्ग कहना चाहते हैं। हार्डी विनबर्ग यही कहना चाहते हैं कि इस 10-50 साल में कई सारी जनरेशन आई भी होगी, तब भी यहाँ फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट। लेकिन उनका कहना है ये कांस्टेंट तभी रह सकती है, हमेशा नहीं, ये कांस्टेंट तभी रह सकती है जब इस पॉपुलेशन में ये सारी बातें फॉलो। मतलब इस पॉपुलेशन में रैंडम मैटिंग होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। इनका क्या मतलब है? रैंडम मैटिंग। रैंडम मैटिंग का मतलब यहां पर कोई भी किसी के साथ मैटिंग कर सकते। जरा सोचिए, अगर यहां सिलेक्टिव मैटिंग कराते, सिलेक्टिव मैटिंग का मतलब मान लीजिए ये कैपिटल ए वाले यही मैटिंग करते, बाकी मैटिंग नहीं करते। अगर कैपिटल ए की मैटिंग होती तो अगली जनरेशन में इन कैपिटल ए की नंबर क्या बढ़ती? अगर कैपिटल ए इनकी नंबर बढ़ती जाती तो क्या इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी? और मान लीजिए इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़कर ये हो गई 0.8 और इनकी फ्रीक्वेंसी घटकर हो गई 0.2, तो मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी सेम रही या चेंज हो गई? हमें फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, और कांस्टेंट रखना है तो ऐसी रैंडम मैटिंग नहीं, ऐसी यहां पर सिलेक्टिव मैटिंग नहीं होने देना है। क्योंकि जैसे बच्चों इनके बीच में सिलेक्टिव मैटिंग होगी, कैपिटल वाले में सिलेक्टिव मैटिंग हुई तो उनकी नंबर बढ़ जाएगी। तो यहां पर कहा जाता है कि यहां मैटिंग कुछ भी होने दो, मतलब रैंडम मैटिंग होने दो, तब जाके फ्रीक्वेंसी मेंटेन हो। अगर फ्रीक्वेंसी को वापस मेंटेन ही रखना है तो यहां पर मैटिंग कैसे होनी चाहिए? रैंडम। दूसरा, इस पॉपुलेशन में म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। जरा सोचिए, अगर इस पॉपुलेशन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो? म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन की वजह से आप जानते हैं नया एलील आ जाता है। जब म्यूटेशन होता है नया एलील आएगा। मान लीजिए यहां पर एक नया एलील ए डैश और आ गया, अभी तक तो ये थे, एक नया एलील ए डैश और आ गया। नए एलील बनते किसकी वजह से? मैंने पहले लेक्चर आपको बताया नया एलील किससे बनता है? म्यूटेशन। अब नया एलील आया तो क्या उसकी भी तो कुछ फ्रीक्वेंसी आएगी? मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी समझाने के लिए मैंने कहा बहुत कम आई, 0.2 आई। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0.2 आई तो मुझे इतना बताओ क्या इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? और मान लीजिए ये चेंज होके हो गया 0.6 और ये चेंज होके हो गया 0.3, फ्रीक्वेंसी ये 0.5 हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम रही या चेंज हो गई? बताओ फ्रीक्वेंसी चेंज किसने करा दी? तो जब जब म्यूटेशन होगा क्या नया एलील आएगा? और नया एलील आएगा तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी। लेकिन हमें तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, तो म्यूटेशन नहीं होने देना है। साथ ही साथ इस पॉपुलेशन में माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। माइग्रेशन का मतलब कोई भी पॉपुलेशन छोड़ के नहीं जाएगा। मान लीजिए इन स्मॉल ए वाले ने सोचा कि ये कैपिटल ए वाले बड़े परेशान करते, तो जितने भी स्मॉल ए वाले थे इन सब ने मीटिंग की और सारे के सारे पॉपुलेशन छोड़ के भाग गए। अगर बच्चों ये पॉपुलेशन छोड़ के भाग गए, नाराज हो गए, सब पॉपुलेशन छोड़ के चले गए, तो इनकी नंबर अगली प्रोजेनी में कम, और इनकी नंबर यहाँ पे कम होके मान लीजिए 0.2 हो गई, तो इनकी नंबर बढ़ेगी। तो बताओ फ्रीक्वेंसी सेम रही या बदल गई? किसने बदलाई? माइग्रेशन। क्योंकि जो माइग्रेट कर गया उनकी नंबर कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो याद रखिए, माइग्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, तभी जाके मेंटेन कर पाएगी, कांस्टेंट रह पाएगी। मतलब इस पॉपुलेशन में किसी को भी नाराज होने का हक नहीं है, सब खुश रहो, तब जाके यहाँ पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहे। इस पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये होता है, नेचर को जो अच्छा लगता है नेचर उसको सिलेक्ट कर लेती है, बाकी को खत्म कर देती है। यही पढ़ा होगा आपको। नेचर को जो अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर लेती है। मान लीजिए नेचर को लगा कि कैपिटल ए वाले, डोमिनेंट एलील वाले सब बढ़िया है, स्मॉल ए वाले किसी काम के नहीं है, नेचर ने धीरे धीरे इनको खत्म कर दिया। बताइए, स्मॉल ए वाले खत्म हो गए तो इनकी नंबर कम, तो इनकी नंबर कम हो गई, क्या इनकी नंबर बढ़ेगी? फ्रीक्वेंसी सेम रही या बदल गई? हमें फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है। बताओ कब पॉसिबल होगा? नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। और एक और सबसे बड़ा फैक्टर है, पॉपुलेशन का लार्ज होना बहुत जरूरी। ऐसा कहा जाता है कि जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी हार्डी विनबर्ग को अप्लाई करना उतना अच्छा है। मान लीजिए इस पॉपुलेशन में बहुत सारे मेंबर है, बहुत सारे मेंबर है, एक बड़ी सी पॉपुलेशन है, कई लोग हैं। अब इतने सारे मेंबर है, एक आध परसेंट की मान लीजिए डेथ हो भी जाती है तो इससे फ्रीक्वेंसी में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन सोचिए, एक पॉपुलेशन में केवल 3 ही मेंबर है, अगर इसमें एक की भी डेथ हो गई फ्रीक्वेंसी बहुत बदल जाएगी। तो बताइए हमें फ्रीक्वेंसी क्या रखना है, कांस्टेंट या चेंज?
कांस्टेंट रखना कहां आसान है? लार्ज, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन में एक दो लोगों के मरने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि हार्डी-विनबर्ग का लॉ तब अप्लाई किया जाता है जब पॉपुलेशन लार्ज है। बड़ी पॉपुलेशन में इसको अप्लाई करना बहुत अच्छा होना जाता है। तो बताइए हार्डी-विनबर्ग का लॉ कब कब अप्लाई होता है? 5 कंडीशन, 5 याद रखना। पहला, रैंडम मैचिंग होना चाहिए। दूसरा, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन और पॉपुलेशन का लार्ज होना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम कहेंगे हार्डी-विनबर्ग का लॉ अच्छे से अप्लाई होता है। इन्हीं कंडीशन में हार्डी-विनबर्ग को फॉलो किया जाता है। क्लियर? ऐसे स्टेटमेंट आएगा। हार्डी-विनबर्ग तब अप्लाई होता है जब पॉपुलेशन स्मॉल है। पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग तब अप्लाई होता है जब म्यूटेशन होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, कौन से ऐसे फैक्टर है जो हार्डी-विनबर्ग लॉ को अफेक्ट कर सकते हैं? जो यहां लिखा उसका उल्टा। अरे वो सारे फैक्टर अफेक्ट कर देंगे, तो लिख लीजिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग लॉ। फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग लॉ, उसमें पहला सिलेक्टिव मैटिंग, सिलेक्टिव मैटिंग। दूसरा, म्यूटेशन। तीसरा, माइग्रेशन। चौथा, नेचुरल सिलेक्शन। और पांचवा फैक्टर ऐसे लिखिएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। पांचवा फैक्टर जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, इसमें लाइन लिख लीजिएगा, सडन चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी, सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन। फ्रीक्वेंसी में अचानक चेंजेस आ जाए किसी भी वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है। वो रीजन इनमें से कुछ भी हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है, और भी कई रीजन हो सकते हैं। मान लीजिए बच्चों ये पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में आग लग गई, आग लग गई तो कई सारे लोग यहाँ पे जल गए, तो बताइए फ्रीक्वेंसी क्या बदलेगी? तो मैंने कहा ना कोई भी रीजन हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर बाढ़ आ गई, काफी लोग बह गए, तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। तो किसी भी रीजन से अचानक कोई चेंज आ जाए, सडन चेंज आ जाए, तो उसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, एक पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज। ये पॉपुलेशन साइज के इनवर्स रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। पॉपुलेशन साइज के इनवर्सली रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप ऐसे समझिएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट वर्ड थोड़ा सा भारी लगता है, तो इसके ब्रैकेट में आप इतना चेंज, तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। चेंज से इसको समझोगे तो ये मीनिंग बहुत इजी है। अब आप खुद समझने की कोशिश करना। बताइए पॉपुलेशन की साइज बड़ी है, चेंजेस के चांस कम है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कम हो जाएगा। अच्छा, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, उसमें चेंज बहुत मुश्किल से होगा। पॉपुलेशन छोटी है, उल्टा कर दो, पॉपुलेशन बहुत छोटी है, तो क्या उसमें चेंजेस जल्दी हो सकते हैं? अरे 1% की डेथ होगी, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी बदल जाएंगे, तो चेंजेस के चांस ज्यादा हो जाता है। एक बार नीट में यही लाइन पूछी थी, स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट कम होता है। क्या सही है? स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट ज्यादा होता है, क्योंकि जितनी छोटी पॉपुलेशन, ड्रिफ्ट होने के चांस, चेंजेस होने के चांस उतने ज्यादा हो जाए। क्लियर? अब बच्चों ये हार्डी-विनबर्ग लॉ का अभी तक जो मैं आपको समझा रहा था, ये सब तो थ्योरेटिकल पार्ट था। अब इसका कुछ मैथमेटिकल पार्ट भी ले लेते हैं। हार्डी-विनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग लिखिएगा, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, P प्लस Q इज इक्वल टू 1। P प्लस Q इक्वल टू 1। अब बच्चों जब मैं हार्डी-विनबर्ग लॉ के अभी थोड़ी देर बाद आपको क्वेश्चन दूंगा, तो उसमें आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है, क्योंकि बच्चों आप लोगों को इनकी मीनिंग ढंग से क्लियर नहीं है कि P क्या चीज है, Q क्या चीज है। अभी आएगा और भी, P स्क्वायर कब लेना है, Q स्क्वायर कब लेना है, तो इनके मीनिंग ढंग से क्लियर होना चाहिए।
यहां पे बच्चों जो पी है, पी लिखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। इस पे ध्यान रखना बेटे, अलील, ये अलील है और वो भी डोमिनेंट अलील। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी इतनी है, डोमिनेंट अलील लिखा है, तो क्या दिया है? पी दिया है। हर बात समझ में? क्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। रिसेसिव अलील की जो फ्रीक्वेंसी उसको क्यू से इंडिकेट किया जाता है। पी तो हो जाता है डोमिनेंट अलील और क्यू हो जाता है रिसेसिव अलील। अच्छा, पी तो हो गया एक तरह से कैपिटल ए, क्यू हो गया स्मॉल ए। अरे यही तो हुआ और क्या, कैपिटल ए है और स्मॉल ए है। अब बच्चों मैंने क्या किया, ये P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 था, मैंने इसमें दोनों साइड स्क्वायर किया। दोनों साइड स्क्वायर करते, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे P प्लस क्यू का होल स्क्वायर सोल्व कर सकते हो, बताओ क्या बनेगा? P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। अच्छा यही आएगा। अब बच्चों ये P स्क्वायर, बताओ P क्या चीज था? डोमिनेंट एल, क्या कैपिटल ए था? तो बताओ कैपिटल ए का स्क्वायर, तो कैपिटल ए कितनी बार? 2 बार। बताओ ये क्या है? 2 बार स्मॉल ए, तो क्या ये कैपिटल स्मॉल ए है? अब पी स्क्वायर अपने आप खुद दिमाग लगाओ, पी स्क्वायर ये वाला होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट रिसेसिव, हाँ, तो मैं लिख सकता हूं पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी। अरे कुछ समझे? बताओ पी क्या है? हाँ एक बार बोलो, गड़बड़ करोगे नहीं तो। पी क्या है? डोमिनेंट अलील। तो पी स्क्वायर क्या है? डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट, जीनोटाइप फिनोटाइप कुछ भी हो सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। पी स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। अब ये होमोजाइगस डोमिनेंट अलील के अलावा कुछ भी दिया जा सकता है, जीनोटाइप भी हो सकता है, फिनोटाइप भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कुछ भी। जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरेक्टर, ऑर्गेनिज्म, अलील के अलावा कुछ भी दिया है। इसी तरह से 2PQ, 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 बताओ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ बोलो क्या होगा? हेट्रोजाइगस, क्या चीज? डोमिनेंट, और ये भी कुछ भी, जीनोटाइप भी हो सकता है, फिनोटाइप हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कुछ भी दिया जाए अलील के अलावा जो कुछ दिया है। इवन यहां पर एक नाम और लिख देना, कैरियर। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कहें कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी बताओ, तो कैरियर को भी हम, अरे ये हेट्रोजाइगस कैरियर ही तो है, ये कैरियर को हम 2PQ से लिखेंगे। अगला आता है क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बताओ बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस, लेकिन कौन सा? रिसेसिव। अच्छा रिसेसिव क्या? जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरेक्टर, ऑर्गेनिज्म, कुछ भी दिया जाए। किसमें? ये तो अलील है। अरे अलील है वो तो, फिनोटाइप तो बद बनेगा ना जब जीनोटाइप आए। एक स्पेशल एक अलील से थोड़ी बनेगा, जैसे कैपिटल टी है, टी से थोड़ी बनेगा, टी टी या टी स्मॉल टी से फिनोटाइप बनेगा ना। हाँ लेकिन बनेगा तो इसकी वजह से ना, टीटी की वजह से, केवल टी से थोड़ी बनेगा। नेक्स्ट आता है। अच्छा, अब बच्चों मैंने क्वेश्चन में ऐसे पूछा आप लोगों से, ये लिखा है इतना, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप, बताओ मैंने आपसे क्या पूछा? क्या पी स्क्वायर पूछा है? क्या पूछा है? पी स्क्वायर प्लस 2PQ, ये पूरा पूछा है। अब ध्यान दो इधर, क्या ये डोमिनेंट है? ये भी कहेगा आई एम ऑल्सो डोमिनेंट, तो बताओ ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, तो पी स्क्वायर प्लस 2PQ। क्या इसके आगे मैंने होमोजाइगस लिखा, हेट्रो लिखा, तो फिर आपको दोनों निकालना है। अच्छा मैं यहां चेंज कर देता, होमोजाइगस डोमिनेंट कर देता, तो पी स्क्वायर। अब ये जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरेक्टर, ऑर्गेनिज्म कुछ भी दे सकते।
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट लिखा है, होमो हेटेरो कुछ लिखा है, तो आपको ये सोल्व करना है। गड़बड़ यही करोगे आप लोग, पी स्क्वायर प्लस 2p के सोल्व करना है। इसी तरह से एक और ये भी लिखना है, ये भी गड़बड़ होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप फिनोटाइप कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म। बोलो बच्चों। हाँ, मैंने होमोजाइगस क्या डोमिनेंट लिखा, रिसेसिव लिखा, तो ये दोनों होमोजाइगस हो सकते हैं। ये कहेगा आई एम होमोजाइगस, तो ये भी कहेगा आई एम ऑल्सो होमोजाइगस। तो यहां पर आप लोगों को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये सोल्व करना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को लाना। 2017-18 के आसपास नीट में खतरनाक क्वेश्चन आया था। उसमें क्वेश्चन पूछा था किसी भी पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को हार्डी विनबर्ग ने किससे रिप्रेजेंट किया था? 2pq। अरे हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बस तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2pq। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन यहां बनते हैं। अब और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं हम लिखते हैं। लिखिए क्वेश्चन। अच्छा, ये तो सबको पता चल गया किसको क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए। इन अ लार्ज पॉपुलेशन, in a large population, frequency of recessive allele is, in a large population, frequency of recessive allele is 0.7. 0.7. Find out frequency of homozygous dominant organism. आंसर नहीं बोलना है, बहुत आसान है। homozygous dominant organism. आगे आंसर बताइए बच्चों, क्या रहा? 0.09। बताओ, रिसेसिव अलील है तो बताओ क्वेश्चन में दिया क्या है? हाँ, क्यों? बताइए, रिसेसिव अलील है तो क्यू तो दिया है, ये पहचान में आना चाहिए। मतलब आपको गिवन है रिसेसिव अलील मींस ये क्यू है, नॉट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.7। अब जो अपने लिए फॉर्मूला है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, यहां पर ये वैल्यू पुट करोगे तो यहां पर p प्लस 0.7 इज इक्वल टू 1, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो p आ गया 0.3। इन क्वेश्चनों में अगर आपने p और q निकाल लिया तब तो बच्चों क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचा, फिर तो आप किसी का भी आंसर दे सकते हो। मैंने आप लोगों से यहां पर पूछा है होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी, होमोजाइगस डोमिनेंट। अच्छा, होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म की फ्रीक्वेंसी बताओ। एक तरह से क्या पूछा है, पी स्क्वायर। मैंने आप लोगों से पी स्क्वायर पूछा, तो पी की वैल्यू 0.3 का होल स्क्वायर, और यहां सोल्व करोगे तो 0.3 इंटू 0.3, और सोल्व किया तो 0.09। कर सकते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखो, लिखिए। इन अ रैंडम मेटिंग, in a random mating population of, random mating population of 1,000 individual, random mating population of 1,000 individual, frequency of recessive phenotype is, frequency of recessive phenotype is 0.16. Recessive phenotype is 0.16. Find out number of dominant organism.
आगे आंसर क्या रहा है? 740, 840। चलिए रिसेसिव फिनोटाइप बताइए। रिसेसिव फिनोटाइप तो हम सोल्व, क्या दिया है आपको, क्यू या क्यू स्क्वायर? फिनोटाइप लिखा है बच्चों, फिनोटाइप मतलब इनमें से दिया है, तो आप लोगों को रिसेसिव फिनोटाइप दिखा है मतलब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16 है। तो बताओ क्यू की वैल्यू 0.4, ये बच्चों क्यू की वैल्यू 0.4 आ जाएगी। अब आप लोगों से यहां पर पी निकालना है, तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है। क्यू की वैल्यू यहां पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.6। पी पता चल गया, क्यू पता चल गया, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा है। आपसे पूछा है डोमिनेंट मतलब पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। बताओ पी की वैल्यू है 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, 0.6 इंटू 0.4। अब सोल्व किया तो बताओ ये कितना रहा? 0.84, ये आ रहा होगा 0.84। ये 0.84 क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी। टोटल इंडिविजुअल कितने हैं? 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 840। क्लियर? इसमें कुछ क्वेश्चन और भी लेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना है। अगली क्लास में बच्चों हम लोग नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉड्यूल जरूर रखिएगा।